जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल 20 में। मैं हूं एस के प्रजापति। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में चर्चा किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, जिसमें हम फिजिक्स के तमाम बातों को बताते हुए आपको मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया तक लेकर आया था। तो वो वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, तभी ये कहानी आपको आगे की समझ में आ सकती है। थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, तो जिसमें हमने बात किया था कि फिजिक्स क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फिजिक्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, जिसका नाम हम फिजिकल वर्ल्ड रखते हैं या फिर भौतिकी जगत रखते हैं, उसकी पढ़ाई और वो भी कैसी पढ़ाई, सिस्टमेटिक पढ़ाई, एक व्यवस्थित अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। फिर इसके आगे मैंने चर्चा किया था कि फिजिक्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली 5 ब्रांच में तोड़ा जाता है, और जिसमें से पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। आई बात समझ में। तो इन 5 ब्रांचों में फिजिक्स को हम लोग तोड़ते हैं। सर, ये 5 ब्रांच में तोड़ते क्यों हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि अगर आप बिना किसी पैटर्न, बिना किसी तरीके का पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें तो उससे दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को मैं देखता हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा। तो फिजिक्स समझ में ना आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो लोग इसको सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं, उसका सही पैटर्न जो है कहना चाहिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें फिजिक्स पढ़ने में और समझने में काफ़ी तकलीफ आती है, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये एक दूसरे से जोड़ते हुए एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से आगे बढ़ता है। कहीं आप सोचें कि मैं इसको पहला चैप्टर इसका ना पढ़ूं, दूसरा चैप्टर पढ़ लूं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो पहला चैप्टर नहीं समझ में आया तो अगले चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल नई नई बातें मिलती हैं, वो समझ में आ जाता है। परंतु ये ऐसा नहीं है। तो जिसमें हमने बात किया था कि मैकेनिक्स फोर्स के वजह से होने वाले मोशन का स्टडी मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाएगा, अर्थात बल और बल की वजह से होने वाले आसपास के मोशन को हम मैकेनिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब मोशन, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान जिस ब्रांच में हम करते हैं या जिस विषय में करते हैं, उस विषय का नाम है ऊष्मागतिकी। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसमें हम चार्ज और चार्ज से होने वाले विभिन्न प्रकार के गुण, जैसे करंट और इसके चुंबकीय प्रभाव और तमाम प्रभाव के अध्ययन हम लोग वैद्युत चुंबकत्व नाम के ब्रांच में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रकाश, यानी कि लाइट। ये जो सूर्य की रोशनी हमारे धरती पर आ रही है, उसकी स्टडी, गहन स्टडी हम लोग करते हैं प्रकाशिकी में, जिसमें बेसिकली इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कहना चाहिए डॉपलर इफेक्ट, तमाम प्रकार की बातों का अध्ययन हम ऑप्टिक्स में करते हैं। और इसी की मदद से हम तमाम प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी वगैरह वगैरह यंत्रों का निर्माण करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, और बार बार इसको रिवाइज भी करते रहिए, है ना, क्योंकि ये भूलने लगता है। एक बार पढ़ाने के बाद जो बातें होती हैं वो भूलने लगती हैं। फिर मैंने आपसे कहा था, ये जो ब्रांच है ऊपर की 4, इन 4 ब्रांचों की पढ़ाई न्यूटन के अकॉर्डिंग क्लासिकल फिजिक्स में कराई जाती है। अब वो क्लासिकल फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो माना जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई का अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बेसिकली 600 ईस्वी से माना जाता है, जिसमें थेल्स नाम के एक फिलासफर, उन्होंने चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि महर्षि अगस्त हमारे भारतवर्ष के एक महर्षि हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी अगस्त संहिता, और उस किताब में एक मंत्र का उच्चारण मिलता है, उस मंत्र का उसमें विवरण मिलता है, जिसके मदद से 2001 में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस मंत्र की मदद से कुछ मिली एम्पियर करंट का निर्माण किया। फिर ये हमारे भारतवर्ष में माना जाता है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो महर्षि अगस्त से माना जाता है, बशर्ते कि यूरोपीय कंट्री उसको थेल्स के कहानियों से मानते हैं, ठीक है ना। फिर
लगभग 1628 के आसपास, 25 के आसपास न्यूटन भाई अपने एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और जो बातें इन्होंने बताई उसको जो संकलित किया गया, उस फिजिक्स का नाम रखा गया था क्लासिकल फिजिक्स, या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी उसको जाना जाता है। परंतु 1905 ईस्वी में आइंस्टीन आकर के कुछ अपनी बातें ऐड करते हुए, जिसमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल है, इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बताया कि न्यूटन के ये सारे रूल, ये जो न्यूटोनियन फिजिक्स के ब्रांच थे, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लागू नहीं होती हैं। सर ऐसी कौन सी जगहें थी? उन्होंने बताया 2 जगह। पहली बात माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और दूसरी बात जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड के लाइट से चलने लगेगा तब न्यूटन के फिजिक्स काम नहीं आएंगे, तब वहाँ पर एक नई फिजिक्स लगेगी जिसका नाम होगा मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ तक की बात हमने पिछले वीडियो में किया था, आई होप आपको रिकॉल कर दिया गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे कि क्लास 11th का सिलेबस क्या रहने वाला है। पहले हम आपको उसका पैटर्न समझाएंगे, क्योंकि देखो भाई, पढ़ते समय अगर आपको कोई आइडिया हो ना कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर में क्या क्या है, एक एक कहना चाहिए ओवरव्यू आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आपको पता रहेगा कि ये चैप्टर कितने दिन का है, ये चैप्टर में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं जो सीखनी चाहिए या सीखनी पड़ेंगी। इसको सीख करके जब आप आगे चैप्टर में जाएंगे तो वो किस तरह आपकी मदद करेगा अगले चैप्टर में। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इसका सीक्वेंस बिगाड़ नहीं रहा हूँ। जिस सीक्वेंस में मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसी सीक्वेंस में आपको ले चल रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भैया, अपना 11th का सिलेबस, ठीक है ना। हालांकि ये सिलेबस आपके किताबों में लिखा हुआ है, परंतु उस सिलेबस को मैं थोड़ा अपने हिसाब से इधर उधर 2-4 यूनिट को कर दिया हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी सारा अपना जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों हमारे क्लास 11th का जो सिलेबस है वो ये 9 यूनिट में मैंने तोड़ रखा है। हालांकि किताब के अनुसार तो ये अलग अलग टूटा हुआ है, परंतु मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में इस बात को 9 यूनिट में तोड़कर पढ़ाता हूँ, जिसमें बच्चों को एक एक निश्चित पैटर्न में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला चैप्टर है डियर, वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ओके, जिसे मैं फिजिक्स की आत्मा बोलता हूँ। इसे क्या बोलता हूँ भैया? आत्मा। आप लोग पुरानी फिल्में अगर देखते हो जिसमें कुछ विलन होते थे या कुछ लोग होते थे जिनकी आत्मा किसी पंछी में, किसी तोते में, ऐसे बहुत सारी कहानियों में देखने को मिलता है, तो उनका जान एक तोता, एक पंछी या किसी अन्य जो है पदार्थ या पशु पंक्षियों में हो जाता है, तो आप उनको कितना भी मारो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है ना, तो हमारे फिजिक्स की आत्मा इस चैप्टर में बसती है। अगर आपने फिजिक्स को अटैक करना है, फिजिक्स को अच्छे से समझना है, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स को समझना पड़ेगा। फिर दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, चौथा है वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, एंड डीओसीएम डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र एंड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दृढ़ पिंडों की मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, ये आप सभी जानते हैं, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये है। नेक्स्ट है फिजिक्स ऑफ हीट, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा सेकंड बुक है। और लास्ट चैप्टर जिसे हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है पूरे साल। आप इसको एक एक करके कैसे सीखेंगे, मैं एक झलक कहना चाहिए कि जैसे आप कहीं कुछ करने वाले होते हैं, बड़ा करने वाले होते हैं, या बड़ी कोई जगह या विकास के लिए कोई मकान वगैरह बना रहे होते हैं, तो पहले आप जगह देखते हैं, है ना। जगह देखने के बाद निरीक्षण करते हैं कि कैसे और कितना मटेरियल यहाँ पर लगेगा, कैसे घर बनने के बाद कैसे सब कुछ क्या होगा, मतलब एक एक कहना चाहिए ओवरव्यू लेना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम अपने फिजिक्स में एक ओवरव्यू देंगे, पूरे साल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक हवाई दौरा एक प्रकार से कह लीजिए तो है। तो पहला चैप्टर हमारे सामने है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। इसमें समझिएगा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में बेसिकली हम 5 बातें करते हैं,
जिसमें आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आता है फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल, जिसे मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ। और उसके बिना, है ना, फिजिक्स को अगर छुआ तो समझ लीजिए कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। तो इसलिए बिना फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखे आप फिजिक्स को छूने की कोशिश नहीं करेंगे। जितने भी बच्चे इस फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ पाते, या बहुत सारे टीचर्स हमारे भाई लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो लोग फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में समय नहीं देते और जिसे अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें आगे समझने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमने कहा कि 5 बातें। पहली, जिसमें आपको बताया गया कि फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। और हमारे पास सेकंड बात है जैसे कि मैथमेटिकल टूल, ये हमारा सेकंड चैप्टर होता है। थर्ड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे वेक्टर। मैं आपको एक क्रम बता रहा हूँ, वो भी लिखवाऊंगा, अभी इसको समझाऊंगा आगे चल करके। फिलहाल अभी आप सुन लीजिए वेक्टर, जिसे आप सदिश राशियाँ कहते हैं। सर हमने सदिश राशियाँ पढ़ी हुई हैं हाई स्कूल में। भाई वो जो हाई स्कूल में आपने सदिश राशियाँ पढ़ी हैं, उस लेवल के सदिश राशियों से हमारे इंटर में काम नहीं चलेगा। इसमें तो आपको एडवांस लेवल पे सदिश राशियों का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप बने रहिए। फिर आगे पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा आपको यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग चैप्टर वाइज उसको थोड़ा तोड़ दिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा एवं विमाएँ। फिर सेकंड चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे एरर एंड मेजरमेंट, त्रुटियाँ एवं मापन। तो इस तरह से हम इसमें 5 पार्ट पढ़ेंगे, और 5 पार्ट पढ़ने के बाद हमें एक एक कहना चाहिए फिजिक्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, फिजिक्स को हम पढ़ने के लायक हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ने के लायक बनना है तो पहले आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि ये वो दवा है जिसको अगर इस्तेमाल नहीं किया, जैसे गांव वगैरह में आप लोग देखते हैं कि बच्चे लोग जन्म लेते हैं तो उन्हें तमाम टीके लगाए जाते हैं ना, पोलियो का टीका, खसरा का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, तमाम प्रकार के टीके। अब ऐसे ही हमारे फिजिक्स में ये जो पहला चैप्टर है, ये हर प्रकार की बीमारी से आपको बचाएगा। पोलियो नहीं होगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ना भाई, तो आपको पोलियो हो जाएगा, आपको पता ही है। जब पोलियो हो जाएगा तो आप लोग ऐसे पुष्पा बन के चलेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए। तो अगर आपको पुष्पा बन के नहीं चलना है, आई मीन पोलियो ना मारे, इसके लिए आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा। जब उसे सीख लेंगे तो आप आगे की पढ़ाई के लायक हो जाएंगे। गॉट इट गाइस? ओके। फिर आता है काइनेमेटिक्स। ओहो हो, मैकेनिक्स की जो पहली ब्रांच है ना, मैकेनिक्स तो पहली ब्रांच में जिसे पढ़ना है, तो मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। सर इस काइनेमेटिक्स में क्या होने वाला है? काइनेमेटिक्स में होने वाला है मोशन की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई भैया? मोशन। हाँ बोलो, बोलते रहना है, बीच बीच में आपको कमेंट करते रहना है, और अगर कहीं पर डाउट आता है तो उसे आप पूछ लीजिएगा। तो काइनेमेटिक्स में किसकी पढ़ाई होती है भैया? मोशन की पढ़ाई होती है। सर आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए कि मोशन में 9th क्लास में जब आप थे, तब मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? मोशन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, जैसे मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ा है? स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सीलरेशन त्वरण पढ़ा है, और डिस्टेंस पढ़ा है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आप जान रहे थे काइनेमेटिक्स के अंदर, समझते हैं? तो मोशन से घिरा हुआ हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली काइनेमेटिक्स है। यहाँ हम मोशन की बात करेंगे। तो सर सेकंड चैप्टर किसको समर्पित हुआ? मोशन को समर्पित हुआ। अब थर्ड चैप्टर किस पर है? लॉ ऑफ मोशन किस पर है? लॉ ऑफ मोशन भी मोशन पर समर्पित है, और वर्क पावर एनर्जी भी मोशन पर समर्पित है। सर ये जब तीनों चैप्टर मोशन पर समर्पित हैं तो इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ रहा है? काइनेमेटिक्स में ही चटका देते हैं। काय को आपको लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी वगैरह वगैरह चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, समय गंवाना पड़ रहा है? अरे नहीं, रुको, मैं समझाता हूँ क्या चल रहा है मामला ये है जैसे ये मेरे हाथ में मान लीजिए डस्टर है। अभी डस्टर को मैंने छोड़ा, है ना, मान लीजिए मैं डस्टर को छोड़ा, तो डस्टर को जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये डस्टर नीचे चला जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जाता है।
ये डस्टर ऊपर से नीचे जाता है, तो बताओ इस डस्टर में क्या मोशन आ रहा है? जी सर, मोशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसके मोशन का मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो मोशन की स्टडी कैसे कर सकते हो? तो मोशन की स्टडी हम करने जुट गए भैया। देखो मैंने यहाँ से छोड़ा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गया, कितनी देर में यहाँ पहुँचा, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, कितने रफ्तार से आया, जब मेरे हाथ से टकराया तो कितना इसका रफ्तार था। मोशन की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो उसे जब मोशन की पढ़ाई खाली कर रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स। लेकिन मैंने इस पूरे समय में आपसे अभी तक ये बात नहीं करी कि इस मोशन का कारण क्या है। नहीं आया समझ में? अरे भाई, अभी तक जो हम मोशन पढ़ रहे हैं उसका कोई कारण होगा ना, और उस कारण की हम बात नहीं कर रहे अभी। इसका मतलब सर आप कारण की बात करोगे? जी हाँ, जब हम मोशन की पढ़ाई करते हैं बिना किसी कारण के, बिना उसके कारण की बात किए हुए, विदाउट कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन, इस मोशन को करवाया किसने, इसे हमने कोई मतलब नहीं भैया। ऐसे चैप्टर का नाम रखा था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन की तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन उस मोशन को करवाने वाले के बारे में जरा भी भनक नहीं लगने देंगे, यानी कि उस मोशन को किसने करवाया इसके बारे में बात नहीं होगी, केवल मोशन की बात होगी। आती है बात समझ में? आगे बढ़े। समझ में आया? नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, परंतु जब यहीं इस मोशन का स्टडी मैं करने लगूं और मोशन का स्टडी करने के दरमियान मैं ये भी पूछने लगूं कि इस मोशन का इस मोशन को करवाने वाला है कौन, क्यों ये मोशन हो रहा है। अब मैंने क्या करा, इस मोशन के कारण को भी जानने की कोशिश कर ली। अब मेरा एक सवाल और बढ़ चुका है, मतलब मोशन किसने करवाई, मोशन क्यों हुआ। नहीं आ रहा समझ में? एक मिनट बता रहे, एक मिनट। जैसे मैं ये कह रहा हूं जैसे देखिए, जब आप स्टडी ऑफ पार्टिकल की पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ एनी पार्टिकल, जब आप पार्टिकल की पढ़ाई करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक स्टडी एट रेस्ट, स्टडी एट रेस्ट। फिर दोबारा हम पढ़ते हैं स्टडी एट मोशन, स्टडी इन मोशन। जब हम मोशन में किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तब जो चैप्टर का नाम रखते हैं, है ना, तब जो चैप्टर हमने बनाया हुआ है वो है काइनेमेटिक्स। उसमें भी आपको थोड़ा सा और बात समझना चाहिए कि काइनेमेटिक्स अभी नहीं कह सकते, अभी एक मिनट और रुकिए। इसमें हम बात करते हैं जब विदाउट कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन, और एक बार तो हम कर सकते हैं विद कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन। क्या है मतलब सर? जब हम रेस्ट की पढ़ाई तो नहीं करना है अपने को, रेस्ट की पढ़ाई हमने जो है नहीं करनी है, हमें केवल मोशन की पढ़ाई करनी है। भाई पार्टिकल रेस्ट में उसकी क्या पढ़ाई करोगे, उसकी पढ़ाई लिखाई आपके सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो मोशन में पढ़ना है, मोशन की स्टडी करनी है। लेकिन मोशन भी हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे सर? विदाउट कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो डस्टर था नीचे आया, इसका कारण हमें नहीं जानना है। हम बिना इसके कारण को शामिल किए हुए अगर पढ़ने लिखने जुट जाएं, बिना कारण जाने अगर पढ़ाई लिखाई मोशन की करने लग जाएंगे, तो उस चैप्टर का नाम होगा भैया काइनेमेटिक्स। क्या नाम होगा? काइनेमेटिक्स। यानी कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो यूनिट है जिसमें हम मोशन की पढ़ाई करेंगे परंतु कारण की बात नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ओके। फिर अब आता है कि सर ये विद कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन, माने कि मोशन किसने करवाई, उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी है। तो जब मोशन करवाने वाले के कारण जानने की आप कोशिश करते हैं तो आपके सामने दो कारण निकल के आते हैं। जैसे एक कारण है, मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा और ये नीचे गया,
जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गया तो मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने पूछा कि आखिर इस डस्टर को नीचे ले जाने वाला कौन, इस डस्टर के मोशन का कारण कौन है। तो आप में से बहुत सारे लोग जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप जवाब दे सकते हैं। बताइए फटाक से, इसको नीचे लाने वाला कौन, क्यों ये नीचे आया। दे सकते हैं जवाब, मैं रुक जाता हूँ। चलिए, तो आप में से बहुत सारे लोग फटाफट ये कहने लग जाएंगे, सर इसको नीचे लाने वाली ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती माता इसको नीचे की तरफ खींच रही है और उस धरती माता के खींचने की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आया है। और आपने सही बोला, यानी कि इस मोशन का कारण कौन है, इस मोशन का कारण है भैया फोर्स, यानी कि धरती माता ने जो बल लगाया है वही इस मोशन के पीछे कारण है। अच्छा, एक दूसरा बालक, मैंने उससे पूछा, भाई ये नीचे क्यों आया, ये मोशन नीचे क्यों हुआ। कहता सर मैं नहीं मानता फोर्स। मैंने कहा फिर तुम क्या मानते हो। उसने कहा सर मैं फोर्स को कारण नहीं मानता। उस बालक ने कहा सर मैं नहीं मानता कि इस मोशन के पीछे जो कारण है वो फोर्स है। मैंने कहा फिर क्या मानते हो भैया। कहता है सर इस मोशन के पीछे ना एनर्जी है। मैंने कहा जी क्या कह रहे हो यार, एनर्जी, यहाँ तो फोर्स हुए जा रहा है, ये धरती माता साफ साफ दिख रहा है कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है और तुम तो कह रहे हो एनर्जी है। कहता हाँ जी बिल्कुल एनर्जी ही है। मैंने कहा इससे आगे चल करके जो प्रॉब्लम आएगी, जो क्वेश्चन आएगा उससे सॉल्व कर दोगे। कहा हाँ बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा कैसे। कहता जो प्रॉब्लम आप फोर्स मान के इस मोशन की स्टडी कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो आगे चलकर, वही चीज मैं इसको एनर्जी कारण मानते हुए भी सॉल्व कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे। कहता समय आएगा तो बताएंगे। कहा फिर भी मैंने कि थोड़ा एक्सप्लेन करो। कहा सुनिए बताए। उसने कहा सर आप कोई सवाल पूछ के देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो कारण आप एनर्जी मान रहे हो, फोर्स मान रहे हो, वही एनर्जी मान के भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं एक सवाल पूछ ही लेता हूँ जब आप इतनी बात कर रहे हो तो। मैंने उससे क्या पूछा, सुनिए ध्यान से। मैंने उससे पूछा कि डस्टर ये नीचे जो जा रहा है मेरे हाथ से टकरा रहा है, नीचे देख रहे हैं आप लोग, हाथ मेरा दिख रहा है। तो इस हाथ पर ये डस्टर जाके जस्ट टकराने से तुरंत पहले, अगर मैं इसको एच हाइट से छोड़ रहा हूँ, जस्ट टकराने से तुरंत पहले इसका वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब मेरे पास जो सवाल है भैया, सवाल कुछ इस तरह से है। मैंने ये पूछा है, एक मेरे पास ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मैं एच ऊंचाई पर ले जाके, एच ऊंचाई से ले जाके यहाँ पर फ्रीली छोड़ देता हूँ। एम ऑब्जेक्ट है, उसका मास, तो इसको एच ऊंचाई से ले जाके छोड़ देता हूँ। और छोड़ने के बाद जब ये टकराने वाला होगा अर्थ सरफेस से, उस समय इसका वेग कितना होगा ये बता सकते हो क्या। कहा बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे। कहा दोनों तरीके से। मैंने कहा फिर भी बताओ। तो कहता है सर अगर आप फोर्स मेथड से मानते हैं तो इस बताइए धरती माता जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है वो कितना फोर्स लगा रही है। मैंने कहा धरती माता तो mg लगा रही होंगी। हाँ तो लेकिन हम ये भी सभी जानते हैं कि यह बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं। और ये फोर्स धरती माता के जो है कहना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो एम में जो होगा भैया वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। बहुत अच्छा, तो यहाँ से एम कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा भैया, जी आ जाएगा। बहुत अच्छा, ए और जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसने कहा सर मैं न्यूटन का थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। मैंने कहा क्या होता है। कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा यहाँ से v की वैल्यू आपको पता करनी है, तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ा जा रहा है। बोलो ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे यूं ही छोड़ा जाए, उसको उसका वेग ना दिया जाए तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू जी के बराबर आ चुकी है और एस की वैल्यू एच है, तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2g अंडर रूट का h। ये आपका v का वैल्यू आ जाएगा। उसने कहा ठीक है सर ये बात तो हो गई, लेकिन अगर हम यही प्रॉब्लम एनर्जी मान के सॉल्व कर दें तो। हमने कहा कर दो। कहता है सर देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाया जाता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका नाम है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे उसको। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही जब किसी ऑब्जेक्ट को उठाया जाता है तो उसके अंदर आ जाती है और उसे छोड़ने पर वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अर्थात
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है यू अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वही किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो भैया अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होता है mgh, पढ़े होंगे आप 9th क्लास में हल्का हल्का सा, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यहाँ से काट काट के आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू अगेन आ जाएगी भैया 2√2g। ओहो, ये जी क्या गया, जो वैल्यू आप फोर्स मान के उसी मोशन का स्टडी करके वेलोसिटी लाए हैं, वही वैल्यू या वही वेलोसिटी ऊर्जा मान करके एक बालक ने सॉल्व कर दिया, और दोनों से उत्तर क्या आए भैया, सेम। यहां से एक बात समझ में आई कि सर मोशन को सॉल्व करने के दो पहलू हैं, एक फोर्स मेथड, जो फोर्स मान करके सॉल्व करेगा उसका नाम रखेंगे अपन फोर्स मेथड, और जो एनर्जी मान के सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को उसका नाम रखेंगे एनर्जी मेथड। और इसकी पढ़ाई के लिए जो चैप्टर बनाया गया है उस चैप्टर का नाम रखेंगे, इस फोर्स मेथड से मानकर अगर आपने पढ़ाई करी है तो उस चैप्टर का नाम रखेंगे लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, क्या नाम रखेंगे, लॉ ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड चैप्टर। और फिर अगर आपने एनर्जी मान के सॉल्व करा इसी चैप्टर को तो क्या नाम रखेंगे चैप्टर का, वर्क पावर एनर्जी। क्या नाम रखेंगे, वर्क पावर एनर्जी। समझ गए क्या, बोलो ना यार, यार बोलते नहीं हो यार आप लोग, बे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, बोला करो, है ना, बोल दिया करो। हाँ जी, क्या यहां तक की क्लियरिटी आई, कुछ कुछ हल्का हल्का सा आइडिया लगा, पसंद आ रहा हो अगर हमारा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, मोशन की पढ़ाई करूंगा परंतु कारण की बात नहीं करूंगा, कॉज की बात नहीं करूंगा, केवल मोशन की पढ़ाई करने जुट जाऊंगा तो काइनेमेटिक्स। और अगर आप मोशन की पढ़ाई करोगे, कारण की बात करोगे, कॉज की बात करोगे, और कॉज किसको मानोगे, फोर्स को, तो उस चैप्टर का नाम होगा लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। और अगर आप कारण किसको मानोगे, वर्क पावर एनर्जी, तो उस चैप्टर का नाम रखे, एनर्जी कारण मानोगे तो उस चैप्टर का नाम होगा वर्क पावर एनर्जी। क्लियर है, आई बात समझ में। अब फिर इसमें से एक चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ये फ्रिक्शन नाम से अलग से ऐड करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सिलेबस में दो फोर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सर कौन कौन से हैं, एक है फ्रिक्शन फोर्स, जानेंगे हम क्या होता है, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए इन दोनों के लिए अलग से आपको चैप्टर बनाना पड़ा है। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको भी देख लेंगे। इतनी तामझाम लगभग हम 4-5 महीने पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद, इतनी तामझाम करने के बाद आपको एक दिन धीरे से आपके कान में आके बोलूंगा। और क्या बोलूंगा, सुनिए ध्यान से। ये बोलूंगा कि इस दुनिया में ये जो 4 चैप्टर हैं ये केवल और केवल एक पार्टिकल के लिए लागू होते हैं। क्या सर, फिर से बोलिए, ये जो चारों चैप्टर है, ये चारों चैप्टर का इस्तेमाल आप केवल और केवल पार्टिकल पर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और फिर दूसरे कान में धीरे से बोलूंगा, इस दुनिया में पार्टिकल नाम का चीज होता ही नहीं है। ओहो, अरे भाई आप तो बिल्कुल जहर, कतई जहर काट दिया आपने, एक बारी में तो आपने हमारा सारा सत्यानाश कर दिया। सर जब तुम्हें पता था कि पार्टिकल नाम का चीज इस दुनिया में नहीं होता, फिर तुमने ये 4 चैप्टर पढ़ाए क्यों, और पार्टिकल की पढ़ाई पर ये चारों लागू होते और पार्टिकल होता ही नहीं दुनिया में। अब क्या होगा, अब तो वहां जो है झगड़ा का बात आ गया। आप जरूर यही कहेंगे, सर जब आपको पता है तो आप क्यों आगे नहीं आगे से पढ़ाते, यहीं से यहाँ से पढ़ाना शुरू करते। परंतु रुकिए, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझिए। हम पार्टिकल की पढ़ाई तो नहीं कर सकते सर, सॉरी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पढ़ाई तो नहीं कर सकते। पार्टिकल की पढ़ाई अभी फिलहाल इन 4 चैप्टर की मदद से कर रहे थे, और पार्टिकल तो था ही नहीं, तो पढ़ाई किसका कर रहे थे आप। तो यानी कि हम लोग पार्टिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पढ़ाई की व्यवस्था भाई हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो व्यवस्था है पढ़ाई की वो है डियर पार्टिकल की। तो फिर एक दिन मैं टहलते टहलते COM के पास पहुंचा। उसने पूछा, सर आप ऐसे क्यों आए हो। मैंने कहा भाई जो है आपकी पढ़ाई, जो ये 4 चैप्टर है ऊपर की,
ये मेरी पढ़ाई काम की नहीं है, बेकार चली गई, 4-5 महीने की पढ़ाई खराब चली गई। उसने कहा सर दुखी मत होइए, मैं हूं ना। मैंने कहा तुम कौन? इसने कहा सर मैं वो हूं जो आपको इस लायक बनाऊंगा, आपको कहना चाहिए एक ऐसा टूल हूं जिसकी मदद से आप इन 4 चैप्टर का पढ़ाई बाकी आने वाली दुनिया में लगा सकते हो। मैंने कहा कैसे? कहता है हमारा नाम है सेंटर ऑफ मास। का नाम हो भैया? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो चैप्टर है, वो तरीका है, वो सलीका है, वो ब्रिज है, वो पुल है जो आपको पार्टिकल की दुनिया से मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में जोड़ेगा। यानी कि पार्टिकल की पढ़ाई को आप मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी मैटर की दुनिया में जोड़ दोगे। किसकी मदद से? सेंटर ऑफ मास से। आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास एक ब्रिज है जिसकी मदद से आप पार्टिकल की दुनिया छोड़ मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। और एक बार मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में प्रवेश हो गई फिर तो अपन पढ़ाई ही पढ़ाई करेंगे। फिर तो वहां जो है नाच गाना होगा, डिस्को होगा, क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो यही है। ये चारों चैप्टर यहीं बिछ रहे हैं, ये हमारे आगे काम ही नहीं आ रहे। तो कोई ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। इतने में सेंटर ऑफ मास खड़ा होकर बोलता है वत्स चिंता मत कर, चिंता मत कर बच्चा, सब हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, खुल जाएंगे किस्मत के द्वार, खा लो पिज्जा एक बार। तो सेंटर ऑफ मास, ओके, सेंटर ऑफ मास कहना चाहिए एक ब्रिज है जो आपको पार्टिकल की दुनिया से उठाकर मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में लाता है, यानी कि आगे की पढ़ाई सुगम बनाता है। समझ में आई बात? ओके, फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। फिर आगे लिखा हुआ है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ मास आपको मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार है। आई बात समझ में? हाँ, तो अगर आप लोग इसको सही से ना पढ़े ना, देखो अब कितना आपको सीक्वेंस पता चल रहा होगा सर। काइनेमेटिक्स, फोर्स, मोशन की पढ़ाई, मोशन में वो भी फोर्स का कारण मानोगे, वर्क एनर्जी को कारण मानोगे, फिर ये चारों चैप्टर लगेंगे नहीं। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अपनी मल्टीपल पार्टिकल की दुनिया में लाने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे बोलो। तो सेंटर ऑफ मास जिस दिन पढ़ाया जाएगा बहुत तमीज से आना, क्योंकि ये कौन है? ये वही है जिसके बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। चलिए, तो आप लोग इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिलहाल अभी आप परेशान मत होइए कि ये मैंने क्या किया है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको ऊपर की वो जो 4 बातें 5 बातें बताई मैंने अभी तक, वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब क्या किया वो समय आएगा तब समझ में आएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। यस, 1 2 3 ओके। फिर जो हमारी बात है वो पहुंच गई है अब मल्टीपल पार्टिकल पर, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को अपन मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर भी बोलते हैं। सर मैटर क्या होता है? अरे वही बचपन में। अब यार ये आपकी उम्र है जिस उम्र में आपको ये बताऊं मैं कि मैटर क्या होता है। सर हाँ, मैटर वह है जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है। इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता। इस उम्र में तो बिल्कुल एकदम खून खच्चर हुए हो रखे हैं। हमारे इतने खतरनाक खतरनाक फार्मूले, डेरिवेशन इत्यादि चीज़ें हैं जो अब ये बात कहना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं मैटर की बात आपसे नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात आपसे करूँगा कि मैटर जो है यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपको समझ में आ रहा है मैटर क्या है? काहे पढ़ाने जा रहा हूँ? क्योंकि ये पार्टिकल से मिल करके बनने वाला जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसे मैं कह रहा हूँ उसे मैटर भी कह सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर किससे बना है? पार्टिकल के तमाम समूह से बना है। तो इसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं या फिर इसे मैटर भी बोल सकते हैं। तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैटर होती है भैया 5 स्टेट में। सर क्या बोल रहे हो, हमने तो ये नहीं पढ़ा है। अरे वो दो आपने अलग से पढ़ा था ना, वो जो मैम जी ने बताया था, तो आपने उसको ध्यान नहीं दिया था। हाँ जी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वो 2 जो लास्ट वाली छूट गई थी, पीछे बैठे थे आप क्लास में, है ना, आप बहुत बदमाशी कर रहे थे, मैडम जी ने आपको डांट के बाहर कर दिया था, 2 छूट गया था आपका। उन दोनों का नाम है प्लाज्मा, पहले एक का। और फिर अगले वाले का क्या नाम है? अगले वाले का नाम है
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ जी, समझ में आया? ओके, तो पहले का क्या नाम भैया? सॉलिड, फिर क्या है? लिक्विड, और फिर क्या है? गैस, और फिर क्या है? गैस के बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा, फिर क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडन। अब ये दोनों हमारे सिलेबस में ही नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ओके सर, जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर बढ़िया बात है, क्योंकि हम तो निकम्मे निठल्ले लोग हैं, हम मेहनत तो करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सिलेबस से हट जाए। पिछले कोरोना काल में हमने जो है से यूं ही प्रमोशन लेकर के पासिंग मार्क पाई थी, ऐसे इस बार भी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। आप नॉट इन सिलेबस यानी कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है वो तो नहीं पढ़िएगा, परंतु जो सिलेबस में है उसे पढ़ना पड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी है ना परेशान करने के लिए आपको ये 3 काफ़ी है। क्या लगता है? ये कम है क्या? कम नहीं है, आप परेशान मत होइए। ओके, तो हमारे सिलेबस में इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम के 5 जो है स्टेट माने गए हैं, और ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। बात आती है सॉलिड की। अब ये सॉलिड जो है ना, ये सॉलिड होता है 2 प्रकार का, या फिर कहना चाहिए लिक्विड और गैस, इन दोनों को मिलाकर ना भाई फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। हिंदी में इसको तरल बोलते हैं। सर मतलब नहीं समझा मैं। मतलब कुछ नहीं यार, मतलब ये लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है? लिक्विड फ्लूइड बोल दिया जाता है, एक साथ कंबाइन रूप से। समझ गए? तो सॉलिड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सॉलिड में बेसिकली 2 तरह के सॉलिड होते हैं। एक का नाम है एब्सोल्यूट सॉलिड यानी कि रिजिड सॉलिड, और दूसरा है डियर फ्लेक्सिबल। रिजिड कौन है? रिजिड वो है जिस पर फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन संभव ना हो। समझ रहे हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसे हम फ्लेक्सिबल सॉलिड बोलेंगे, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। परंतु जिसमें फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन ना हो तो उसे हम रिजिड सॉलिड बोलेंगे। जैसे आप लोग रबर इस्तेमाल करते हैं, रबर हो, प्लास्टिक हो, है ना, और थैली, प्लास्टिक की थैली वगैरह आती है, तो उस सब चीज़ों को आप अगर खींचो ना, फोर्स लगाओ ना, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ये मेरा बोर्ड है, आप मुझे बताइए ये बोर्ड सॉलिड है कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? तो आप कहोगे सर ये तो दोनों लग रहा है, सॉलिड भी है और फ्लेक्सिबल है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखिए भाई ऐसा है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। की पॉइंट ये है कि जिसमें फोर्स लगाने पर उसमें जरा भी डिफ्लेक्शन ना आए, हल्का सा भी डिफ्लेक्शन ना आए, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं इस दुनिया में रिजिड बॉडी, एब्सोल्यूट रिजिड बॉडी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर अगर हम अपनी औकात पे आ जाएंगे तो ये बोर्ड क्या, हम तो दीवार को भी झुका देंगे, दीवार को भी थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देंगे फोर्स लगा के। समझ रहे ना? तो एब्सोल्युटली रिजिड नहीं है, कुछ भी नहीं है एब्सोल्युटली रिजिड। जैसे ये मेरे हाथ में डस्टर है, अब डस्टर को कोई सर मैं दबा दूंगा इसको, अरे भाई ये सिंपली नहीं दबेगा ना, सिंपली दब जाएगा क्या? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फोर्स रोलर के नीचे रख दोगे तो तब तो दब ही जाएगा ना, पिछला हो जाएगा ये। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिजिड होगा कि फ्लेक्सिबल होगा? तो आप कहोगे सर फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि रोलर तो बहुत भारी होता है। तो रिजिड बॉडी संभव नहीं है इस दुनिया में। परंतु हमारी पढ़ाई के दरमियान ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं जिन पर फोर्स लगाकर उनमें डिफ्लेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे यही, इसमें अगर आप अपने हाथ से फोर्स लगाकर इसको पिचकाना चाहते हैं ना भाई, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आप इसको पिचका नहीं सकते बिना किसी दूसरी यंत्र की या फिर हथौड़ी वगैरह के इस्तेमाल से। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में यानी कि रिजिड की जब पढ़ाई हम करते हैं, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास जिन्हें हम नॉर्मली रिजिड मान सकते हैं, हालांकि वो रिजिड है नहीं, एब्सोल्युटली रिजिड नहीं है, लेकिन मानते हैं अपने पढ़ाई के समय में, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें डिफॉर्मेशन बहुत कम आता है या बहुत ना के बराबर आता है कहना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। और जब हम रिजिड बॉडी की पढ़ाई करने लग जाते हैं तो उस चैप्टर का नाम रखते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्या नाम रखते हैं? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। फिर फ्लूइड पढ़ते, फ्लेक्सिबल की पढ़ाई करते हैं, और जब हम रिजिड की पढ़ाई करते रहते तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स नाम हो गया इसका। अब डियर फ्लेक्सिबल बॉडी की पढ़ाई हमने शुरू कर दी।
ठीक है ना। किसकी पढ़ाई कर दी? फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल की पढ़ाई के चैप्टर का नाम होता है इलास्टिसिटी। क्या नाम होता है? इलास्टिसिटी। हाँ जी, क्या नाम होता है? इलास्टिसिटी। और माय डियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस फ्लूइड की जो पढ़ाई है ना, इस फ्लूइड, ये जो लिक्विड और गैस है, इसकी पढ़ाई का नाम होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या नाम होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इन दोनों को मिला देने से, इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स को मिलाकर कलेक्टिवली हम बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बल्क प्रॉपर्टी, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। आई बात समझ में? यानी कि ये जो चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, वो बेसिकली इलास्टिसिटी, जिसमें सॉलिड की पढ़ाई करते हैं, और सॉलिड में वो भी केवल फ्लेक्सिबल बॉडी की, और लिक्विड और गैस को मिलाकर जो पढ़ाई लिखाई होगी डियर, उस चैप्टर का नाम होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। और इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स को मिलाने पर जो चैप्टर बनेगा, उस चैप्टर का नाम होगा बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स ऑफ हीट, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स के भी नाम से जानते हैं। अब इस फिजिक्स ऑफ हीट में क्या क्या होने वाला है? ऊष्मा का ट्रांसफर, एक बॉडी के टेम्परेचर दूसरे बॉडी के टेम्परेचर में कैसे ट्रांसफर होती है, एक बॉडी की हीट एनर्जी दूसरे बॉडी के हीट एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होती है, उसकी पढ़ाई करेंगे बेसिकली, है ना। आप लोग सुनते होंगे कि जब कभी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि मतलब कि इस व्यक्ति की मौत कितने देर हो गई हुई है, तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करके ही बताया जाता है ये बात, है ना। कि मतलब अगर इस व्यक्ति का टेम्परेचर इस समय इतना है, तो कितने देर पहले इसकी मौत हुई होगी। ये तमाम प्रकार की ऊष्मा से रिलेटेड बातें हम करेंगे। किसमें रही है? फिजिक्स ऑफ हीट में। फिर SHM एंड वेव। SHM वेव क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो जो आपके घर में घड़ी लगी होती है पेंडुलम टाइप की, ऐसे ऐसे कर रही होती है, उसका मोशन पढ़ेंगे। और वेव माने की तरंगे पढ़ेंगे। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये एक वेव की मदद से संभव हो पा रहा है। आप सोचो अगर वेव ना होती तो आप जो मुझे सुन रहे हैं इंटरनेट की मदद से, वो इंटरनेट ना ही ना होता। तो इंटरनेट अगर अच्छे से समझना है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको एक्सप्लेन करना है या समझना है, तो आपको वेव आना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरे साल 11वीं में ये 9 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई भी चीज़ कंफ्यूज हो रहे हों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और इसके आगे की जो बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये सब, और एक कहना चाहिए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्डअप हुआ होगा। अगर आप इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल वाइज एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कहीं मत जाइए। कलम और कॉपी से इसको नोट करते रहिएगा, ताकि आपको समझाने में हमें समस्या ना हो, रिवाइज़ करने में समस्या ना हो आपको भी। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब हमारा वीडियो लगभग रेगुलर रहने वाला है। सर लगभग क्यों कह रहे हो? क्योंकि डेली तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे वीडियो। थोड़ा मैं ऑफलाइन क्लासेस में घिरा रहता हूँ, इसके लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, अब हम समय निकालने की कोशिश करेंगे और आपको रेगुलरली पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।